नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की संसद को भंग करने का फैसला खारिज कर दिया है और इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इमरान खान जो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया है। इमरान खान नेशनल असेंबली को भंग करके चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। और यह फैसला पाकिस्तान की सेना और वहां के विपक्षी दलों की एक बड़ी जीत माना जा सकता है, क्योंकि वहां के विपक्षी दल और पाकिस्तान की सेना यही चाहते थे कि चुनाव ना हो, नेशनल असेंबली को भंग ना किया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो। इमरान खान को बहुमत हासिल नहीं है, इसलिए इमरान खान इसे हार जाएं और उसके बाद विपक्षी पार्टियों का एक नया नेता पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बन जाए। तो इस वक्त आपके लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी इमरान खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जो सलाह दी थी कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए और वहां पर चुनाव किए जाएं, ये जो सलाह है ये असंवैधानिक है और उन्होंने इस पूरे मामले को पलट दिया है। इमरान खान जो नहीं चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान पाकिस्तान में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और इमरान खान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, दूसरी तरफ है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के विपक्षी दल। यानी सारे विपक्षी नेता, पाकिस्तान की सेना और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मिल गए हैं और उन्होंने इमरान खान की पूरी प्लानिंग पर, पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। अब इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा और ये जो फ्लोर टेस्ट होगा अविश्वास प्रस्ताव पर जो ये लाया जाएगा, ये अब 9 अप्रैल इसकी नई डेट रखी गई है। और आप मान सकते हैं कि 9 अप्रैल को इमरान खान का अब कोई चांस नहीं, क्योंकि वो बहुमत अपना खो चुके हैं और अब पाकिस्तान एक तरीके से तैयार है एक नए प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी बिना चुनाव के। इमरान खान इस गलतफहमी में थे कि वो नेशनल असेंबली को भंग कर देंगे और उसके बाद वो चुनाव कराएंगे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान में बड़े लोकप्रिय हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने टीवी पर आकर बड़े बड़े भाषण दिए, पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करते हुए टीवी पर डायल इन शोज किए, राष्ट्र के नाम बड़े इमोशनल संदेश दिए और उन्हें ऐसा लगा कि अगर चुनाव हो गए तो वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो इंतजार था सब लोगों को, वो फैसला आ गया है और ये फैसला इमरान खान के खिलाफ गया है। अब 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर एक नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आएगा। आज इस खबर के बाद हम उस विषय पर आपके साथ बात करेंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी है और जिसके बारे में आप सबसे कम सोचते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और हम चाहते हैं कि आप साल में कम से कम एक दिन अपने शरीर के बारे में जरूर सोचें, तो वो आज ही सोच लीजिए। आप अच्छा घर बनाते हैं, हर दिवाली से पहले उस पर रंग रोगन कराकर उस घर को सुंदर बनाते हैं। अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, हर 3 महीने में उस गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल बदलते हैं, स्पेयर पार्ट्स बदलते हैं। महंगे कपड़े खरीदते हैं ताकि आप उन्हें पहनकर सुंदर दिखें। लेकिन जिस शरीर पर आप ये महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसकी सर्विसिंग के बारे में आप कभी नहीं सोचते। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका असली घर आपका मकान नहीं, बल्कि आपका शरीर है जिसमें आपकी आत्मा वास करती है। आज हम आपके कीमती समय से सिर्फ 20 मिनट लेंगे और आपको बताएंगे कि भोजन, व्यायाम और नींद कैसे आपको सुपरमैन बना सकते हैं। इसलिए आज का विश्लेषण ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके काम आएगा। और इसके बाद हम आपको आईएमएफ की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों को बहुत चुभेगी। इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कोविड के दौरान मोदी सरकार की मुफ्त अनाज देने की योजना की तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति से भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी में जाने से बचा लिया। और इसकी तुलना करने के लिए आज हम आपको चीन से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर खाने पीने की चीजों के लिए खुलेआम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और इन लोगों पर चीन की सेना अत्याचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में।
अजान विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं, तो ये नफरत की पॉलिसी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि बड़े मुस्लिम देशों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। जो बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ भी अजान के लिए इतने बड़े लाउड स्पीकर जो पूरा सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में कोर्ट के फैसले का पालन करने की बात की। जो कोर्ट ऑर्डर है वो किसी भी के पक्ष में हो और किसी भी के विरोध में, सबको पालन करना पड़ेगा, इतना ही मैं बताता हूँ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो गिरफ्तारी के तुरंत बाद का है। इस वीडियो में वो कह रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए गुस्से में उसने हमला किया था। वीडियो में उसने CAA और NRC का जिक्र करते हुए कहा है कि इन वजहों से वो गुस्से में था। यूपी पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे। जांच एजेंसियों को मुर्तजा के विदेशी फंडिंग कनेक्शन का भी पता चला है। वो ऐप के जरिए पैसों का लेन देन करता था। ATS सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा सहारनपुर के अब्दुल रहमान के संपर्क में था, जिसे ATS ने हिरासत में ले लिया है। घटना के दिन दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। दोनों ने एक साथ नेपाल की यात्रा भी की थी। यूपी ATS ने मुर्तजा का पासपोर्ट जब्त किया है, जिसके मुताबिक वो 6 महीने पहले दुबई भी गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा अब CRPF के जवान भी तैनात होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर CRPF की 2 प्लाटून तैनात की गई हैं। आपको बता दें, एक प्लाटून में 36 जवान तैनात होते हैं। ऐसे में CRPF के 72 जवानों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर मंदिर में हुए हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी। CM योगी पर हमले के खतरे को देखते हुए अब उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा के पक्ष में बयान देना अखिलेश यादव को महंगा पड़ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें आतंकियों का हमदर्द बताया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि मुर्तजा को मानसिक परेशानी है, जिस पर गौर करना चाहिए। जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि खुद अखिलेश यादव की मानसिक हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर परीक्षण कर चुके हैं कि मुर्तजा का मानसिक संतुलन ठीक था। अब अखिलेश यादव जी को अपने मानसिक संतुलन का परीक्षण कराना चाहिए, ठीक है कि गड़बड़ है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि अखिलेश इतने बड़े मामले को कम करके आंक रहे हैं। अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास भी अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला मामले में ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। उमर अब्दुल्ला से ये पूछताछ दिल्ली में की गई। मेरे ऊपर यहाँ किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे बुलाया गया। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला साल 2019 का है। घोटाले के आरोप में बैंक के अधिकारियों के खिलाफ CID श्रीनगर ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने फर्जी लोन के जरिए भारी मात्रा में पैसों का गबन किया था। कुछ समय बाद मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय के हवाले कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में बैंक के कामकाज में कई गड़बड़ियां पाई और इसी सिलसिले में आज ईडी ने उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे थाने में केस दर्ज किया गया है।
INS विक्रांत को बचाने के नाम पर पैसा जमा करने और ठगी करने के आरोप में दोनों पर केस दर्ज किया गया है। किरीट सोमैया का कहना है कि उन्होंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है, सिर्फ ध्यान बटाने के लिए मुकदमा कराया गया है। माफिया सरदार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में फंस रहे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यह नौटंकी है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने किरीट सोमैया पर INS विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। तो आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की संसद को भंग करने का फैसला खारिज कर दिया है और अब इमरान खान को 9 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान लगातार इससे बचना चाहते थे और इससे बचने के लिए ही उन्होंने ये सिफारिश की थी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को यानी संसद को भंग करके नए चुनाव करा दिए जाएं। यह फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्हें पसंद नहीं आया होगा क्योंकि वो नेशनल असेंबली को भंग कराकर चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है और यह फैसला पाकिस्तान की सेना और वहां के विपक्षी दलों की भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी यही चाहती थी कि इमरान खान को हटा दिया जाए और नई सरकार आ जाए जो उनके इशारों पर काम करे, और विपक्षी दल तो ये चाहते ही थे कि इमरान खान वहां से हट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 अप्रैल को यानी शनिवार के दिन नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया जाएगा और इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसके लिए वोटिंग का समय भी निर्धारित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शनिवार को सुबह 10:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो इमरान खान की सरकार का गिरना तय है, क्योंकि वो अल्पमत में आ चुके हैं और उनके पास वो नंबर नहीं है जो कि सरकार बनाने के लिए चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल सदस्यों की संख्या है 342, लेकिन इमरान खान की पार्टी के एक सांसद की मौत के बाद यह संख्या 341 रह गई है। इनमें बहुमत साबित करने के लिए 172 सांसदों की अभी जरूरत होगी और मौजूदा स्थिति में इमरान खान के पास सिर्फ 142 सांसद हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ इस समय 199 सांसद हैं। यानी इस मैच में इमरान खान का हारना तय है। इमरान खान अगर चाहे भी तो 6 बॉलों पे अगर 6 छक्के भी मार लेंगे या समझ लीजिए कि 6 गेंदों पर अगर वो 6 विकेट भी ले लें, तब भी वो इस मैच को नहीं जीत पाएंगे। इमरान खान के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा 84 सांसद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं। इसलिए हो सकता है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं के पास हैं, क्योंकि बाकी विपक्षी पार्टियां उनके नाम पर अपनी सहमति पहले ही दे चुकी हैं। और शहबाज शरीफ, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ इस समय लंदन में हैं। वो अपना इलाज कराने के नाम पर पाकिस्तान से चले गए थे और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौटे नहीं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया था, सज़ा सुना दी गई थी और उस सज़ा से बचने के लिए उन्होंने पहले अपनी बीमारी का बहाना बनाया, या हो सकता है वो बीमार रहे भी हों, और इलाज कराने के नाम पर वो लंदन चले गए और तब से वो वहीं पर हैं। तो इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है। इमरान खान की जो पूरी रणनीति थी, जो उन्होंने फील्डिंग सजाई थी अपनी, वो इस तरीके से सजाई थी कि वो पहले नेशनल असेंबली को भंग करा देंगे और उसके बाद वो चुनाव करवाएंगे, और उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में बड़े लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो टीवी पर रोज आते हैं। तो इमरान खान की जो पूरी रणनीति रही है हाल के दिनों में, वो रही है, वैसे तो नेता सड़कों पर उतरते हैं, जब कहते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं नेता, तो लोग कहते हैं सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन इमरान खान सड़क पर नहीं बल्कि स्क्रीन पर उतरे हुए थे। वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, और उन्होंने टीवी की स्क्रीन पर अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, राष्ट्र के नाम संदेश दिए, पाकिस्तान टीवी पर आकर लोगों के, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान से।
कुछ एक रिएक्शंस हम आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले ये ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय। बिलावल भुट्टो कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जिया भुट्टो, जिया आवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो इसे अपने आवाम की एक जीत मान रहे हैं बिलावल भुट्टो, और ये फैसला आते ही बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट कर दिया है। तो आपके लिए जो बड़ी बात है समझने की वो ये है कि पाकिस्तान का शासन ही ऐसा है। अब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सेना और विपक्षी दल तीनों एक साथ मिल गए हैं और तीनों ने यह तय किया है कि इमरान खान को यहां से हटाया जाए। इमरान खान अकेले पड़ गए हैं और इमरान खान अब पूरी दुनिया में जाकर ये कहेंगे कि उन्हें अमेरिका ने हटवाया है क्योंकि रशिया जाकर उन्होंने अमेरिका को नाराज कर दिया था। तो ये है पाकिस्तान की राजनीति, क्योंकि हमारे देश पर भी पाकिस्तान की राजनीति का काफी असर रहता है, इसलिए हमने आपको ये सारी राजनीति थोड़े शब्दों में अभी समझा दी। अब हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आपके लिए डीएनए का एक स्वास्थ्य विशेषांक आपके लिए लेकर आए हैं। आमतौर पर लोग जीवन भर अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़ों और सुख सुविधाओं की दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपके जीवन का, जिसके बारे में आप सबसे कम सोचते हैं। इसलिए आज, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो कम से कम एक दिन आप अपने शरीर के बारे में भी सोचिए। आप भी सोचते होंगे कि आपका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, आपके घर में तमाम सुख सुविधाएं हों, आपका और आपके परिवार का आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस दौरान आप जिस चीज पर सबसे कम ध्यान देते हैं वो है आपका शरीर, जिसमें आप असल में निवास करते हैं। उस शरीर में ही तो आप रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप साल भर में कितनी बार अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं? सिर्फ तब सोचते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या आपका शरीर कहीं से आपको कोई दुख देने लगता है, तब आप उसके बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का जवाब यही होगा आज भी कि वो इसके लिए समय निकाल ही नहीं पाते। सबसे कम समय आपके पास अपने लिए, अपने शरीर के लिए है। इसलिए आज हम स्वस्थ जीवन के 4 अलग अलग रूपों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। पहला है आपका स्वस्थ शरीर, दूसरा है स्वस्थ मन, तीसरा है स्वस्थ नींद और चौथा है स्वस्थ विचार, जो एक टॉनिक की तरह आपको जीवन में सकारात्मक रखते हैं। आज का हमारा ये स्वास्थ्य विशेषांक बिल्कुल अलग और खास होगा। आपको हम बोर नहीं करेंगे, आपके जीवन से कुछ मिनट जरूर हम लेना चाहेंगे। आज का ये शो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने परिवार के लोगों को जरूर भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसे देखें और स्वस्थ जीवन के इस मूल मंत्र को हमेशा अपने साथ रख सकें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य को कितना महत्व देते हैं। भारत में औसतन प्रति व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर सालाना सिर्फ 13,950 रुपए खर्च करता है, बल्कि जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 1,42,000 है, फ्रांस में 64,000 रुपए, ब्रिटेन में 72,000, कनाडा में 1,20,000 और चीन में भी हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर साल भर में 26,000 रुपए तो कम से कम जरूर खर्च करता है। आज भारत में हर 100 में से 12 लोगों को डायबिटीज है। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। हर साल इन बीमारियों की वजह से 35 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 35 लाख लोग, कोविड से भी ज्यादा लोग इन बीमारियों से मरते हैं। इसके अलावा भारत में अस्थमा के 2 करोड़ मरीज हैं। दुनिया में अस्थमा की हर 10 में से 1 मरीज भारत में है और इस बीमारी की वजह से भी हर साल हमारे देश में औसतन 82,000 मौत होती है। और हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं, वो जरूरत से ज्यादा मोटे हैं। और इसके अलावा हमारे देश में लोग व्यायाम को महत्व नहीं देते। एक और सर्वे के मुताबिक भारत में 36% लोग ही खुद को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं। भारत के लोग शरीर से नहीं, मन से भी बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं। हमारे देश में 74% लोग आज स्ट्रेस का शिकार हैं और 88% लोगों को एंजाइटी की शिकायत है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अपने शरीर के प्रति ज्यादा ईमानदार नहीं हैं। वो विलासिता की वस्तुओं को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन शरीर को उतना महत्व नहीं देते। हमारे देश के ज्यादातर लोग आराम पसंद हैं, आराम करना चाहते हैं और अच्छा खाना पीना खाना चाहते हैं। और अच्छे खाने से स्वस्थ भोजन की बात नहीं है। अच्छे खाने से हमारा मतलब है स्वादिष्ट खाना वो खाना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। अब आप खुद सोचिए, आपके पास जो गाड़ी है या जो 2 व्हीलर है, आप उसे बराबर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, ध्यान से रखते हैं, हर रोज झाड़ पोंछ कर साफ रखते हैं।
समय समय पर ये चेक करते रहते हैं कि उसमें कोई खराबी ना आई हो। इसी तरह हर 3-4 महीने में आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, कोई स्पेयर पार्ट खराब होता है तो उसे चेंज कराते हैं। इसी तरह आप अपने घर का भी ध्यान रखते हैं। हर साल दिवाली से पहले आप अपने घरों में रंग रोगन का काम करवाते हैं और घरों को सुंदर बनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर हो, और घर में जो आपके अप्लायंसेज हैं उन चीज़ों की भी आप समय समय पर काफ़ी सर्विसिंग कराते रहते हैं। इसके बाद आप अपने शरीर पर अच्छा कपड़ा पहनते हैं। लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। घर साफ रखते हैं आप, शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ी रखना चाहते हैं और अच्छे मकान में रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या वैसे ही अपने शरीर को भी मेंटेन करते हैं? जबकि जिस घर को आप स्वस्थ और सुंदर रखना चाहते हैं उसमें आपका यही शरीर रहता है। इसी तरह आपकी गाड़ी में आपका यही शरीर चलता है, और जो ब्रांडेड महंगे कपड़े आप खरीदते हैं वो भी आप इसी शरीर पर पहनते हैं। तो मूल रूप से आपका पहला जो निवास स्थान है वो आपका घर नहीं, वो आपका मकान नहीं, बल्कि आपका शरीर है। लेकिन हमारे देश में लोग अपने इसी शरीर पर सबसे कम ध्यान देते हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आपको यह प्रण लेना चाहिए कि आप पहले अपने शरीर वाले घर का ध्यान रखेंगे और फिर अपने 4 दीवारी वाले कंक्रीट के मकान की चिंता करेंगे। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आज आपको हम जल्दी कुछ टिप्स बताएंगे। पहली सलाह यह है कि आपको साल में एक बार अपने शरीर का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जैसे आप अपनी गाड़ी को चेकअप कराने के लिए भेजते हैं और निर्धारित समय पर जब आपके निर्धारित किलोमीटर पूरे हो जाते हैं तो उसकी सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही आपको निर्धारित समय पर अपने शरीर की सर्विसिंग करानी चाहिए। आप कितने स्वस्थ हैं ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपका शरीर कितना फिट है, और दूसरा, आपका मन यानी आपका मस्तिष्क कितना फिट है। मस्तिष्क आपके रिमोट कंट्रोल के जैसा है, लेकिन अगर ये रिमोट कंट्रोल ठीक से काम करना बंद कर दे तो इसमें कोई खराबी आ जाए तो आप इसका जो भी बटन दबाएंगे वो आपके शरीर को गलत कमांड देगा। इसलिए जैसे आप अपने घर में टीवी, एसी और दूसरी चीजों के रिमोट का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने शरीर के रिमोट कंट्रोल यानी अपने मस्तिष्क का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये तनाव मुक्त होना चाहिए। इसके लिए योग और मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, और अगर आप हर रोज 25 मिनट तक व्यायाम करें तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से फिट होगा। तीसरी सलाह यह है कि अपनी थाली को स्वस्थ रखें, पोषक तत्वों वाली बनाइए। अगर सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल से चलती है तो उसमें आप डीजल डलवाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में मिलावटी तेल डलवाने लगेंगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह आपका शरीर भी एक वाहन है, और इस वाहन को ईंधन पौष्टिक खाने से मिलता है। अगर आप मिलावटी खाना इस वाहन में डालना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हफ्ते में 3 बार ओट्स, ब्राउन राइस, जौ या स्प्राउट्स खाने से दिल की बीमारी का खतरा 22% कम हो जाता है। इसलिए आपको अपनी थाली पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में अमेरिका के डॉक्टरों ने भारत के लोगों की खाने की थाली को सबसे ज्यादा पौष्टिक माना है। इस थाली में दाल, चपाती, चावल, सब्जियां, दही, चटनी या फिर रायता होता है, और इस हिसाब से हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का अच्छा एक बैलेंस होता है, जो आपको ऊर्जा भी देता है और आपके वजन को भी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा आप जो दाल खाते हैं उसमें एमिनो एसिड और प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। वैसे भारतीय परंपराओं और हिंदू धर्म में भी पौष्टिक खाने के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। भगवत गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का जिक्र है। ये है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनमें तामसिक विचारों को इससे बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध और दही जैसे सात्विक आहार को ग्रहण करने की सलाह दी गई है, और बताया गया है कि ये शरीर से विषैले पदार्थों के त्याग में मदद करते हैं। इसी प्रक्रिया को वेदों में विषहरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में आप
डिटॉक्स कहते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो डिटॉक्स शब्द जो है वैसे तो बड़ा फैशनेबल हो गया है, लेकिन डिटॉक्स शब्द अगर आप हमारे पुराने ग्रंथ देखेंगे और हमारी सभ्यता देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। हालांकि आजकल के ज़माने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी वाला खाना अच्छा लगता है और आदत पड़ चुकी है। यह आदत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपको लगाई है। आज सबसे छोटा पिज्ज़ा, जिसे हम मिनी पिज्ज़ा कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब अगर आप लेंगे तो औसतन 100 से 150 रुपए में आएगा और ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये कि आज के ज़माने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बहुत सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार खाना काफ़ी महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे ज़माने में होती थी, और ये सही भी है। पहले लोग 80 से 100 साल तक आसानी से जिंदा रहते थे, लेकिन अब अनिश्चितता इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वो दिन भर में जो खाना खा रहा है और जो उसका लाइफस्टाइल है वो उससे कितना लंबा जी पाएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, दवाइयां आ गई हैं जो कि आपको मरने से बचा सकती हैं, जो कि आपके जीवन को लंबा कर सकती हैं। लेकिन वो जीवन को लंबा जो करना है वो स्वस्थ जीवन नहीं होगा। वो सिर्फ आप दवाइयों के सहारे और उन टेक्नोलॉजीज के सहारे आप सिर्फ जिंदा रह पाएंगे। हमारा यह आपको बताने का मकसद ये है कि बिना किसी दवाई के भी आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप जीवन में 20-20 का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। आप दिन में अपने शरीर के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए, उसे 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटिए। 20 मिनट आप व्यायाम कीजिए, फिर अगले 20 मिनट ध्यान लगाइए यानी मेडिटेशन कीजिए, और बचे हुए 20 मिनट में कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नया करते रहने से मन आनंदित भी रहता है और आपका मस्तिष्क जो है वो भी हमेशा, आपका जो माइंड है वो शार्प बना रहता है, उसकी भी एक्सरसाइज होती रहती है। भारत में भले ही बहुत सारे लोग जीवन की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते, लेकिन अब भारत सरकार इस काम में आपकी मदद करने वाली है। भारत सरकार हर आयु वर्ग के लोगों के लिए एक डाइट चार्ट तैयार कर रही है ताकि लोग इसका पालन करके खुद को स्वस्थ रख सके। यानी अब डाइट भी सरकार बताएगी। इस डाइट चार्ट को 3 अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 6 महीने से 2 साल के बच्चे, दूसरे में 2 साल से 60 साल के लोग और तीसरे ग्रुप में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं और हैदराबाद में स्थित इस संस्था की लैब में इस पर स्टडी चल रही है। इसलिए आज हम आपको इसी लैब में लेकर जाएंगे जहां लंबी उम्र देने वाला भोजन का मंत्र आपके लिए खास तौर पर तैयार हो रहा है। बाकी के लोगों को तो तब पता चलेगा जब सरकार इसके बारे में ऐलान कर देंगी, लेकिन अगर आज आप जी न्यूज़ के और डीएनए के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको ये डाइट चार्ट आज ही पता चल जाएगा। जो नई गाइडलाइन आने वाली हैं, सबसे पहले उन पर बात करेंगे कि देश के लोग क्या खाएं क्या नहीं स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो वो क्या गाइडलाइन है देश के लोगों के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? हाँ, ये डाइटरी गाइडलाइंस अभी हम निकाल रहे हैं। हर एक एज में डिफरेंट न्यूट्रिशन नीड्स डिफरेंट रहता है। आई मीन जो बच्चे बहुत यंग है और जो ओल्ड है और मिडिल एज है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। सो ये गाइडलाइन में स्पेसिफिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिफरेंट रिकमेंडेशन करें। उसके अलावा इसमें अनहेल्दी फूड्स क्या होता है और वो खाने से क्या एडवर्स इफेक्ट्स आता है वो भी लिखे। और इसमें और एक चैप्टर क्या है बोले तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। आई मीन जो भी आप पैकेज फूड ले रहे हैं ना, उसमें लेबल्स कैसा रीड करना, उसमें से क्या इंटरप्रिटेशन आता, आई मीन वो भी लिखे इसमें। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों को गलत जानकारी मिलती है। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपके NIN पर पूरी जानकारी उपलब्ध होती है? कहाँ से किस तरह से इन्फॉर्मेशन लें अपनी डाइट के बारे में, ताकि गलत जानकारी सोशल मीडिया से न ले, गुमराह ना हो लोगों को? हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में ऐसे ही सर्कुलेट हो जाता और ट्विटर में भी आ सकता है। लेकिन दे शुड नो वेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन। ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक when it comes to medical and health reason, they have to access Indian Council of Medical Research, CDC and WHO. With respect to nutrition, they can always access National Institute of Nutrition website है हमारे पास, और
बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास वेबसाइट पे. Let them access and get all the information, even with respect to COVID, immunity and nutrition. We have given lots of information on the website. बीते 2 साल में कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन में गहरा असर डाला है. खान-पान पर रिसर्च करने वाली संस्था ICMR की NIN अब आपको नई रिसर्च के साथ ये बताने जा रही है कि आप स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं, क्या नहीं. ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, हैदराबाद. दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहां लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं. इसलिए आप इन देशों से भी आज बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो आज देखिए ये वो कौन से देश हैं जहां पर लोगों की आयु 100 साल तक रहती है. जापान के ओकिनावा में लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं क्योंकि यहाँ लोग बाकी जगहों की तुलना में 3 गुना ज्यादा सब्जियां और 2 गुना ज्यादा फल खाते हैं. यहाँ 55 वर्ष की उम्र के लोगों को बच्चा ही माना जाता है. जापान में हर 1,500 लोगों में एक व्यक्ति 100 साल तक जीता है. 100 साल तक जीने वालों की संख्या कनाडा में भी लगातार बढ़ रही है और वहां पर इसका एक अलग ही कारण है. वहां पर घनिष्ठ संबंध और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता. यहां के लोगों को आशावादी माना जाता है और वो डिप्रेशन से दूर रहते हैं. और कनाडा में हर 4,400 लोगों में से एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जिंदा रहता है. लेकिन वहां की बात यह है कि वहां की जो सोसाइटी है वो काफी एक दूसरे को मदद करती है. इसलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है और आप किसी से अपने मन की बात कर सकते हैं और आप खुश रहते हैं तो उससे भी आपकी जो आयु है वो बढ़ जाती है. इसी तरह ग्रीस में लोग नींद को बहुत महत्व देते हैं. वहां लोग नियमित रूप से दोपहर के समय एक बार जरूर सोते हैं और समय और काम के प्रति वहां के लोगों का यही लचीलापन उन्हें उत्तरी अमेरिका के लोगों से 10 साल का अतिरिक्त जीवन देता है. इसलिए नींद को तो बहुत महत्व देना चाहिए. हमारे देश में नींद को बहुत अंडररेटेड माना गया है. नींद के बारे में हम लोग नींद को गंभीरता से नहीं लेते और नींद को हम एक तरीके से समझ लीजिए कि वक्त की बर्बादी मानते हैं. जो व्यक्ति ज्यादा सोता है उससे हम सोचते हैं कि ये आलसी है और लोग ऐसा सोचते हैं कि सोते वही हैं जो परिश्रमी नहीं है. आज कम नींद लेना एक फैशन बन गया है. लोग बड़े फक्र से कहते हैं मैं तो सोता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत कम सोता हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सोता हूं. और लोग ऐसा फक्र से बताते हैं और सुनने वाले लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा परिश्रमी होगा, बड़ा मेहनती होगा. लेकिन सच्चाई ये है कि नींद का आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध है. अगर आप दिन में औसतन 8 घंटे नहीं सोते तो आपका स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है और आपको तनाव रहने लगता है और फिर यही तनाव आपकी आंखों से नींद को चुरा लेता है. और इसे आप दक्षिण कोरिया के उदाहरण से समझ सकते हैं. दक्षिण कोरिया का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है. आज दक्षिण कोरिया की गिनती दुनिया के मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशंस में होती है. यानी दुनिया का एक ऐसा देश है ये जहां लोग नींद से लगातार वंचित हो रहे हैं. सबसे कम यहीं सो रहे हैं लोग और वहां के लोगों को नींद ही नहीं आती. अब दक्षिण कोरिया में औसतन एक व्यक्ति एक दिन में 6.5 घंटे भी ठीक से नहीं सोता. वहां की राजधानी सियोल में ऐसे क्लिनिक्स की संख्या हजारों में है जहां लोग अच्छी नींद के लिए अपना इलाज कराने जाते हैं. और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बहुत सारे लोग हर रात 20 स्लीपिंग पिल्स खाते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आती. तो सवाल है कि आखिर दक्षिण कोरिया के लोगों की आंखों से नींद गायब क्यों हो रही है. इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है. दक्षिण कोरिया के लोग आज इसलिए ठीक से नहीं सोते क्योंकि उन्होंने अपने देश की आर्थिक तरक्की के लिए दशकों तक जागकर बिना सोए लगातार मेहनत की है, परिश्रम किया है और अब उनका शरीर इस तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि वो चाहकर भी 8 या 9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे. वर्ष 1953 में जब कोरियन वॉर समाप्त हुआ उस समय दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में था. वहां के आर्थिक हालात बहुत खराब थे. लोगों को भूखमरी से संघर्ष करना पड़ रहा था, खाने के लिए अनाज नहीं था. लेकिन आज सिर्फ 69 वर्षों के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया और उन्होंने ये काम 69 साल में कर लिया. तो इतने कम समय में दक्षिण कोरिया ने यह आर्थिक तरक्की कैसे की? क्योंकि उसके पास ना तो सऊदी अरब की तरह कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार थे और ना ही वो अमेरिका और रशिया या कुछ दूसरे देशों की तरह गैस और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न था. तो एक देश जो है उसके पास 2 ही तरह के संसाधन होते हैं, या तो उसके लोग और या फिर प्राकृतिक संसाधन. और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दक्षिण कोरिया बिल्कुल गरीब था, लेकिन उसके पास अपने लोगों का संसाधन था. उसके बावजूद उसने दुनिया के नक्शे पर अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई
इसी वजह से, और इसके लिए उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। दक्षिण कोरिया की सरकारों ने अपने नागरिकों को ज्यादा परिश्रम करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया और उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अपने नागरिकों को बताया कि उनके द्वारा किए गए आविष्कार ही दक्षिण कोरिया को आर्थिक तरक्की दिला सकते हैं, और इसीलिए दक्षिण कोरिया एक बहुत ही परिश्रमी देश बनकर उभरा जिसने उसकी किस्मत बदल दी। आज दक्षिण कोरिया को तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। बहुत विकसित है, इनोवेशंस वहां लगातार हो रहे हैं। सैमसंग, ह्यूंडे, एलजी, किया और पॉस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दक्षिण कोरिया ने ही दुनिया को दी हैं। आपके घर में भी जो आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होंगे, या हो सकता है आपके हाथ में जो फोन भी होगा, वो उसमें से भी बहुत सारी जो अप्लायंसेज होंगे, गैजेट्स होंगे, वो दक्षिण कोरिया में बने हुए होंगे। कोरियन सिनेमा और कोरियन ड्रामा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके अलावा के पॉप और बीटीएस जैसे बैंड्स उसकी सॉफ्ट पावर हैं, और कोरियन ब्यूटी दुनिया भर में दक्षिण कोरिया की पहचान का एक हिस्सा बन गया है। वहां के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत मशहूर हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाने के इस सफर ने वहां के लोगों को इस कदर थका दिया कि वो अब नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक के बाद एक पीढ़ियां लगातार बिना सोए मेहनत करती चली गई। आज दक्षिण कोरिया की गिनती उन देशों में होती है जहां विकसित देशों के मुकाबले लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। दक्षिण कोरिया में औसतन एक व्यक्ति साल भर में 2069 घंटे काम करता है, और वहां के लोगों के लिए दिन में 14 घंटे काम करना बहुत आम सी बात है। एक दिन में 14 घंटे काम करते हैं वो लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के लोग प्रतिदिन कम से कम 7.5 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, लेकिन कई घंटे काम करने से उनका शरीर अब इस तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि वो चाहकर भी नींद नहीं ले पाते। इसलिए अब वहां अच्छी नींद के लिए लोग मोबाइल फोन ऐप्स, स्लीपिंग पिल्स, दवाइयां और यहां तक कि शराब का भी सहारा ले रहे हैं। आज दक्षिण कोरिया के 1 लाख लोगों को रात के वक्त स्लीपिंग पिल्स खाने की आदत लग चुकी है। कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हैं। इसके अलावा वहां हर व्यक्ति एक हफ्ते में शराब के 14 ग्लास पी जाता है। वहां की स्लीपिंग इंडस्ट्री जो है वो $2.5 बिलियन यानी 18,750 करोड़ की हो चुकी है। इस खबर से आप समझ सकते हैं कि नींद को अंडररेटेड मानना और उसे कम महत्व देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। अब हम आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्षी नेताओं और ऐसे बुद्धिजीवियों को बहुत चुभेगी जो अपने देश में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, जिन्हें ना तो अपने देश की वैक्सीन पर भरोसा है, ना अपने देश की सरकार की नीतियों पर भरोसा है। और इस रिपोर्ट में IMF ने कोविड के दौरान मोदी सरकार की मुफ्त अनाज देने की योजना की बहुत तारीफ की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रणनीति से करोड़ों लोगों को गरीबी में जाने से बचा लिया। IMF द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर में बताया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जो फूड सिक्योरिटी स्कीम शुरू की थी, उसने देश को गरीबी में जाने से बचा लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 0.8% लोग बेहद गरीब थे, लेकिन वर्ष 2020 में जब कोविड आया और देश में लॉकडाउन लगा, तब भारत में ऐसे लोगों की संख्या कई गुना बढ़ने का अनुमान था, जो या तो गरीब हो गए हैं या गरीबी की रेखा से भी नीचे चले जाएंगे। लेकिन भारत सरकार की मुफ्त अनाज की योजना की वजह से ऐसा नहीं हुआ और वर्ष 2020 में भी हमारे देश में बेहद गरीब लोगों की संख्या 0.8% ही रही, यानी गरीबों की संख्या बढ़ी नहीं, उतनी ही रही, बावजूद इसके कि हमने लगातार 2 साल तक लॉकडाउन भी लगाए हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं और कोविड का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा रहा है। इसके बावजूद, इसके अलावा इस योजना की वजह से समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ी नहीं, बल्कि ये घटकर अब 0.294 के स्तर पर पहुंच गई है। यानी वित्त वर्ष 1993-94 में जब असमानता सबसे निचले स्तर पर थी, यह आंकड़ा उसी के आसपास पहुंच गया है। उस समय भारत में असमानता का स्तर 0.284 था, जो कि सबसे कम माना जाता है। केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2020 को यह फूड सिक्योरिटी स्कीम लागू की थी, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया था और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और गरीबों को
5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने दिया जाता है। और अब देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और पिछले ही महीने केंद्र सरकार ने इस योजना को अब सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2020 से अब तक इस योजना के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, जिस पर केंद्र सरकार ने 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक तरफ भारत है जिसने मुश्किल घड़ी में अपने नागरिकों को जरूरी अनाज देकर उन्हें गरीबी में जाने से बचा लिया, लेकिन अब चीन को देखिए कि वो अपने नागरिकों के साथ कोविड के दौरान कैसा व्यवहार कर रहा है। चीन के शंघाई में इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां कोविड के प्रतिबंधों के नाम पर आम लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। शंघाई की सड़कों पर चीन की सेना के हजारों सैनिक तैनात हैं और ये सैनिक वहां के स्थानीय नागरिकों को आइसोलेशन सेंटर्स में भर्ती कराने के लिए जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें यातनाएं भी दे रहे हैं। इन आइसोलेशन सेंटर्स में अब इतनी भी जगह नहीं बची कि लोग इनमें आसानी से लेट भी सकें, इसलिए ये लोग अपने घरों में ही क्वारंटीन करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आइसोलेशन में रह सकते हैं, क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन हमें कृपया करके अपने घरों में रहने दीजिए। लेकिन वहां की सरकार मान नहीं रही। चीन अपने इन नागरिकों को जबरदस्ती आइसोलेशन सेंटर्स में बंद कर रहा है और चीन से आई ये तस्वीरें देखकर आज आप जरूर ये कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं कि आप चीन में नहीं भारत में रहते हैं।为什么不戴？不是，你有口罩为什么不戴呢？哎，为什么不戴？请你戴个口罩，请你戴个口罩，进得去。抢饭喽！要死人喽！看，哎呦，打起来了，看，哎呦，没水哎！哦，这有，不是？对呀，我那个不谁呀？ शंघाई में ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो कहां चले गए हैं, उन्हें किस आइसोलेशन सेंटर में वहां के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। इन लोगों को चीन की सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग चीन के दूसरे प्रांतों के किसी आइसोलेशन सेंटर्स में बंद हो सकते हैं। शंघाई की कुल आबादी लगभग 2.5 करोड़ है और वहां 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 1,14,000 मामले आ चुके हैं। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है और उसे वहां की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब यह शहर वहां के लोगों के लिए एक नर्क बन गया है। यहां सड़कों पर सन्नाटा है और अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बाहर घूमते हुए दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं मिलती। कोविड पर रोकथाम के लिए चीन कई तरह की कोशिशें कर रहा है। आप देखिए, पूरी दुनिया में तो कोविड के जो मामले हैं, केसेस हैं, कम हो रहे हैं। हमारे देश में भी कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं, यानी हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, शंघाई में बढ़ रहे हैं और अब चीन ने शंघाई में 24 घंटे अपने ड्रोन्स तैयार कर दिए हैं, जिनसे लगातार ये घोषणाएं की जाती हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये हवा में उड़ते हैं और इनसे अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे कोरोना की जांच करानी पड़ेगी और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब भी उस व्यक्ति को आइसोलेशन सेंटर्स में ही रहना पड़ेगा। कैसे चीन अपनी नई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, रोबोट्स का इस्तेमाल करके काम कर रहा है, वो भी आपको आज देखना चाहिए।
期间，请严格遵守市政府相关防疫规定，控制灵魂对自由的渴望，不要开窗歌唱。此行为有家园的居民朋友们，在疫情封控期间，请严格遵守市政府相关防疫规定，控制灵魂对自由的渴望，不要开窗歌唱。此行为有家园的居民朋友们在。पिछले साल जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और भारत में ऑक्सीजन का संकट आ गया था, तब हमारे देश के विपक्षी नेताओं और एक खास वर्ग द्वारा ये कहा जाता था कि भारत को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे उसने कोरोना पर जीत हासिल की। लेकिन चीन की हकीकत आज आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उन्होंने चीन के हालात पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और इस पर न ही कोई बैठक बुलाई है। इससे पता चलता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का असल में अब महत्व जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग के बाद रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल दिया गया है। रशिया के खिलाफ किन किन देशों ने वोटिंग की और किन देशों ने सरप्राइज किया, हम आपको बताएंगे कि लेकिन भारत के लिए आज की वोटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि भारत को अमेरिका ने भी कह दिया था कि इस बार अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इसे एक नॉन फ्रेंडली एक्ट मानेंगे। और रशिया ने भी भारत को यही कहा कि इस बार अगर आपने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं। और रशिया ने तो यह भी कह दिया था कि इस बार एब्स्टेन होने से काम नहीं चलेगा, इस बार आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, इस बार आपको वोट डालना ही पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस बार भी एब्स्टेन किया है और दोनों ही पक्षों के लिए उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया। इस पूरी दुनिया की इस पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताएंगे, इस जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और आज की एक और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC से निलंबित कर दिया है। यह प्रस्ताव यूक्रेन के बुचा शहर को लेकर आया था, जहां 300 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली और इन लोगों की हत्या का आरोप रशिया की सेना पर लगाया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस में 93 देशों ने वोट किया, यानी 93 देश रशिया को इस संस्था से निलंबित करने के पक्ष में थे और 24 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। अब आज का जो वोट था, वोटिंग जो आज की थी, उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान समेत 58 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका चाहता था कि भारत इस प्रस्ताव पर रशिया के खिलाफ वोट करे, लेकिन भारत ने पिछले प्रस्तावों की ही तरह, पिछले वोटिंग की तरह इस बार भी वोटिंग से खुद को एब्स्टेन किया। एब्स्टेन का मतलब होता है कि भारत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं था। वो मौजूद तो था लेकिन उसने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया और इसी तरह भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। Chosen any side, it is the side of peace and it is for an immediate end to violence. India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. India has abstained. अब यहां पर बड़ी बात यह है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही ये चाहते थे आज कि इस वोटिंग में भारत उनका साथ दे। अमेरिका ने भी ये कह दिया था
कि अगर भारत ने इस बार हमारे पक्ष में वोट नहीं डाला, यानी रशिया के खिलाफ वोट नहीं डाला, तो वो इसे एक अनफ्रेंडली एक्ट मानेंगे। एक तरीके से धमकी दी थी अमेरिका ने। और रशिया ने भी इस बार यही कहा था कि वो उम्मीद रखता है कि कम से कम आज की वोटिंग में भारत उसका साथ दे। और रशिया ये भी कह रहा था कि इस बार एब्स्टेन करने से काम नहीं चलेगा, यानी इस बार भारत को न्यूट्रल नहीं रहना है, बल्कि किसी एक पक्ष का साथ देना है और उसे रशिया का साथ देना चाहिए। और लेकिन भारत ने अपनी उसी नीति को जारी रखा कि वो ना तो अमेरिका के पक्ष में वोट करेगा और ना ही उसने रशिया के पक्ष में वोट किया है। और भारत लगातार इस पूरे मामले पर न्यूट्रल बना रहा है। और ये दोनों ही देश असल में हमसे ये उम्मीद करते थे, खासतौर पर अमेरिका तो ये उम्मीद करता था कि हम लगातार उसकी बात मानते चले जाएं, लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया। अब हम आपको श्रीलंका से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा दिखाएंगे, तीसरा भाग दिखाएंगे। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे फ्री के चक्कर में श्रीलंका से श्री चली गई। श्रीलंका में आई इस आर्थिक कयामत का एक बड़ा कारण है फर्टिलाइजर्स की कमी। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में फर्टिलाइजर्स के आयात पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं बचा। आप बागानों से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है और हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे अब वहां का जो चाय उद्योग भी है वो बर्बादी के कगार पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा चाय के बागानों से पूरा होता है और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी चाय के बागान ही माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ चाय की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में चाय के बागान पर बहुत बुरा असर पड़ा है और जिसकी वजह से यहाँ पर आर्थिक संकट भी आया और कहा यह जा रहा है कि आने वाला आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि चाय के बागान में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक चाय बागान के मैनेजर मौजूद हैं जो कि पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिलुम पथिराना, जो कि नुआरा एलिया से हैं और इनसे हम बातचीत करके पूछेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। Calculated at that time about 175 rupees a ton. Now it is even about 300 to 400,000. It might even go up above that. So with that, we will be compelled to limit the number of application per annum, which will definitely affect the product quality and the quantity. Actually, it's about 1 million people are depending on the plantations. So if you take this estate, we have about almost 1,000 workers, and the population is about 10,000. So we are with the reduction of fertilizer and the chemical also is affecting us, the weedicides, the pesticides. So all that is going to affect our production. तो देखिए यहाँ पर इनके हिसाब से खाद की कमी भी श्रीलंका में होती जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के जो मूल एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसमें से चाय के बागान भी सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी की वजह से जो फॉरेन करेंसी यानी जो डॉलर की कमी हो रही है, उसमें एक बड़ा कारण चाय के बागान में केमिकल यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कमी का होना भी माना जा रहा है। श्रीलंका में चाय की खेती करने वाले बागानों में आने वाले दिनों में और बड़ा संकट सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर खाद की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। खाद बहुत महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से चाय की खेती पर लगातार खतरा भी मंडराता जा रहा है। दरअसल श्रीलंका में अब हर किसी की नजर आर्थिक संकट के बीच इसी पर है कि यहाँ की चाय की खेती कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल इस पर भी बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। चाय बागान के जो मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण उनके उत्पादन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट भी श्रीलंका में आया है। अब देखना ये होगा कि क्या चाय की खेती आने वाले दिनों में और तेज होगी या फिर इसकी रफ्तार धीरे ही होती चली जाएगी। और अगर चाय की खेती की रफ्तार धीरे हुई तो श्रीलंका की इकोनॉमी और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस वक्त मैं श्रीलंका में कोलंबो से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर नुआरा एलिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर चारों तरफ चाय के बागान हैं, चाय की खेती की जाती है, लेकिन आज यहाँ पर
चाय के बागान में काम करने वाले ये वर्कर्स एक तरह से हड़ताल पर हैं। इन्होंने आज अपना कोई काम नहीं किया है, ये आज प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इन्होंने आज सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया और अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि आर्थिक संकट के कारण ये लोग भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आज इन्होंने अपने काम को रोककर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और अपना विरोध जताया है कि ये भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से उत्पादन लगातार चाय का कम होता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण, पेस्टिसाइड्स की कमी के कारण, उसकी वजह से इनके जीवन पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ नुआरा एरिया में भी डीजल की बहुत ज्यादा दिक्कत है और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी दिक्कत इन परिवारों को भी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये चाय के बागान में काम करते हैं, यहाँ पर खाद की कमी होने के कारण प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन परिवारों पर भी संकट आया। और आज इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नुआरा एरिया में यह बताया है कि कितना बुरा असर इनके ऊपर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि श्रीलंका के चाय के बागान का यह व्यापार कितना आगे बढ़ पाएगा और कितने मुश्किल दौर से ये गुजर रहा है, इसका अंदाजा आप इन सब की तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। Because due to this economic crisis, as a protest, they have kept away from work today. The entire plantation, most of the plantations in Norelia is not working today because they had a protest against this the present crisis. क्या आपको पता है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? दरअसल श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर बैन लगाना। सरकार की इस नीति के चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि श्रीलंका जैविक खेती के लिए तुरंत तैयार नहीं था और इसका असर ये पड़ा कि यहाँ पर चाय, रबड़ से संबंधित जो खेतियां होती थी उन पर बहुत बुरा असर पड़ा और उनका उत्पादन कम होता चला गया, जिसकी वजह से इनका निर्यात भी काफी कम हो गया। कैमरामैन शंकरसन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नुआरा एलिया, श्रीलंका। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस मशहूर सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1920 में आज ही के दिन सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। उन्होंने सितार को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई। पंडित रविशंकर ने मशहूर बैंड द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन के साथ कई यादगार कॉम्पोजिशंस बनाए और पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित रविशंकर ने सत्यजीत रे की फिल्मों में संगीत दिया था। उन्होंने 8 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म गांधी का भी संगीत दिया था। उनसे जुड़ी एक खास जानकारी यह भी है कि मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा की धुन, पंडित रविशंकर ने भारतीय सेना से जुड़े बैंड्स के लिए कंपोज की थी और दूरदर्शन के मोन्टाज के साथ सुनाई देने वाला संगीत भी पंडित रविशंकर ने ही कंपोज किया था। वर्ष 1770 में आज ही के दिन अंग्रेजी साहित्य के बड़े कवियों में से एक विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी। द सॉलिटरी रीपर, द प्रेल्यूड, डैफोडिल्स और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। वर्ष 1827 में आज ही के दिन ब्रिटेन के केमिस्ट जॉन वॉकर ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार फ्रिक्शन मैचेस यानी माचिस को बेचा था। इसमें तीलियों को सैंड पेपर से रगड़कर आग लगाई जाती थी और इस आविष्कार को जॉन वॉकर ने कभी पेटेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से उन्हें इस आविष्कार के लिए कभी प्रसिद्धि भी नहीं मिली, लेकिन मानव इतिहास में इसे सबसे बड़े आविष्कारों में गिना जाता है। और 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की थी और इसीलिए इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखना है और उन्हें जागरूक बनाना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।